तो स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, राइट? दिस इज़ द सिचुएशन 1 जो हम लोग डिस्कस किए थे। सेकेंड सिचुएशन क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, इफ़ यू आर हैविंग एनी चार्ज पार्टिकल, और अगर वो चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, अगर हम लोग बोले कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू dv/dt होता है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और किसी भी कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि वो बेसिकली क्या होगा, ज़ीरो होता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, राइट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। अगर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस है, इसका मतलब प्रेजेंट है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, ये 100% श्योर है। तो आपको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलता है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलता है, तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल के चलने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो पिछले क्लास में, पिछला चैप्टर में हम लोग यही पढ़े है ना, चार्ज पार्टिकल का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाता है। और अभी हम लोग देखेंगे ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बिकॉज चार्ज पार्टिकल का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ कंडक्टर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट मोशन में चले तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, राइट? तो ये बात हो गया। तीसरा देखो स्टूडेंट्स, तीसरा सिचुएशन कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास है, if this charge particle is moving with some velocity and the velocity is not constant, मतलब velocity जो है वो constant नहीं है, तो constant नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि acceleration is equal to dv/dt, जैसा कि हम लोग जानते हैं this is not equal to 0, because अगर velocity constant होता तो acceleration 0 होता, लेकिन velocity constant नहीं है, तो इसका मतलब acceleration is equal to dv/dt which is not equal to 0, मतलब इसके पास चार्ज पार्टिकल के पास acceleration होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अब देखिए चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जैसा कि हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। चार्ज पार्टिकल मोशन में है मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग स्टेट पर है, मतलब वो भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग स्टेट पर होगा तो मतलब वो उसमें वाइब्रेशंस आएगा, मतलब वो वेव कैरेक्टर शो करेगा। तो मतलब अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो ये भी खैर हम लोगों को पढ़ना है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल का 3 स्टेट्स है स्टूडेंट्स, और हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस भी करे होंगे कि चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन कैसे होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, जैसे कि अगर हम आपको बोले कि दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आयुष को इन ले लीजिए ना। आयुष को इन कर ले, ओके। कहाँ है, तो दिख नहीं रहा है आयुष मेरे को इधर। सर अभी कॉल किया था, बोला था सर को बोलना ही लेने। हाँ बोलो उसको आने के लिए, ओके। सो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड दिस इज बेसिकली दिस इज अ जेड एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशंस होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस प्लेन पे होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस होगा वो बेसिकली इस प्लेन पे होगा, मतलब ये पर्टिकुलर प्लेन पे होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से, और दिस इज़ द डायरेक्शन, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोपगेट होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर तक पहुंचेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम लोग चार्ज पार्टिकल के इस स्टेट के बारे में समझे, चार्ज पार्टिकल के इस स्टेट के बारे में समझे। सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल के सेकेंड स्टेज के बारे में समझे।
अभी भी हम लोग चार्ज पार्टिकल के सेकेंड स्टेज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो इस चीज़ को, तो ये जो है मतलब सबसे पहले इसको देखा कौन, किसने मतलब सबसे पहले देखा कि व्हेन अ करंट इज पासेस थ्रू अ कंडक्टर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखने के लिए सबसे पहला जो रोल था वो था ऑयस्टर्ड नाम का एक साइंटिस्ट का, ऑयस्टर्ड, ठीक है ना, ऑयस्टर्ड, जिसको हम लोग ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से ये फेमस है बच्चों, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, राइट। और ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से ये जो है ये फेमस है स्टूडेंट्स, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से ये फेमस है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। अब बेसिकली ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में ये किया क्या, सबसे पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से, या किया क्या गया कि यहाँ पर एक छोटा सा एक इस तरीके से एक कंडक्टर रखा गया, दिस इज़ एन अ कंडक्टर, ओके। हम एक यहाँ पे कंडक्टर बनाते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। दिस इज़ अ कंडक्टर, कुछ इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने यहाँ पे बनाया, राइट। अब इस कंडक्टर में हमने क्या किया कि बेसिकली एक कुछ इस तरीके से वायर से बांध दिया और कुछ इस तरीके से एक वायर लगाया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक बैटरी लगाया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा की कनेक्ट किया और उसके बाद फिर इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिए, राइट, कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिए ऐसे। और यहाँ पे जो हमारे पास एक की अवेलेबल है बच्चों, तो दिस इज़ बेसिकली प्लस एंड दिस इज़ बेसिकली माइनस, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ओके। अब अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये तो सेक्शन है कंडक्टर का, और इसके एग्जैक्टली साइड में ऊपर में हम लोगों ने क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया, राइट, ऐसे। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास है और मान लो कि इसमें ऐसे प्रेजेंट है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे में है साउथ, दिस इज़ द मैग्नेटिक कंपास। तो इसमें ऑब्जर्वेशन कुछ किस तरीके से हुआ, जब हम लोगों ने ऐसा देखा, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, नथिंग वेरी सीरियस, स्टैंडर्ड 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के पहले व्हेन द की इज़ ऑफ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा देखा गया कि जब एक की था, मतलब ये जो स्विच है, व्हेन द की इज़ ऑफ, जब आपके पास की जो है वो ऑफ स्टेज पे था, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक कंपास इज़ नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इज़ नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, इज़ नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ऐसा देखा गया, ठीक है ना, इज़ नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब की ऑफ है तो करंट पास नहीं कर रहा है, जब करंट पास नहीं कर रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। और दूसरा ये देखा गया, तो व्हेन द की इज़ ऑन, मतलब ऐसा देखा गया कि जब की ऑन स्टेट पर है, व्हेन द की इज़ ऑन, ऐसा बोले, मतलब इज़ इन ऑन स्टेट, तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि मैग्नेटिक कंपास इज़ शोइंग डिफ्लेक्शन, मतलब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इज शोइंग डिफ्लेक्शन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास इज शोइंग डिफ्लेक्शन, है ना। व्हेन द की इज़ ऑफ, जब की आपका ऑफ स्टेज पे था तो मैग्नेटिक कंपास कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, जब की ऑफ ऑन की ये की को, तैसे ही मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू किया। तो ये बेसिकली इस चीज़ को बता रहा है कि जब की ऑन था, मतलब करंट पास कर रहा था तो डिफ्लेक्शन बताया, जब की ऑफ था तो डिफ्लेक्शन नहीं बताया। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, कुछ इस तरीके से, करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, पासेस थ्रू अ कंडक्टर, पासेस थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज अवेलेबल अराउंड इट, देन मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अवेलेबल अराउंड इट, फील्ड इज अवेलेबल, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज अवेलेबल अराउंड इट, अराउंड इट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बताओ। यस चलो Yes, गुड, sir. चलो गुड। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ये तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो ऑयस्टर्ड ने देखा। उसके बाद ऑयस्टर्ड ने इसमें और भी कुछ चीज़ देखा, देखो कैसे है ना, उस चीज़ को भी थोड़ा डिस्कस कर दें।
जैसे देखो ध्यान से, और क्या क्या चीज़ ऑयस्टर्ड ने देखा कि ऑयस्टर्ड एक और ऑब्जर्वेशन किया जो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली अ कंडक्टर। ये आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टर है आई, और उस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा मतलब हम लोग इमेजिन कर लिए कि करंट ऊपर की तरफ पास कर रहा है। इस कंडक्टर में ऑयस्टर्ड ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट काटा, क्रॉस किया, छोटा सा एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। तो ऑयस्टर्ड बेसिकली क्या किया, इस मतलब करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। दिस इज बेसिकली ए एंड दिस इज बेसिकली बी। दिस ए बी इज एन स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है, dl है। समझ गए। अब ऐसा देखा कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया, और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसको मिलेगा। ऑब्वियसली बात है मिलेगा। लाल से ही बनाते हैं, रुक जाओ। यहाँ से जैसे ये ए बी की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग ऐसा देखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर की वजह से कोई पर्टिकुलर पॉइंट में उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना। अभी हम लोग सीखे कि ऐसा ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, देखोगे बच्चों, जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली। हम पूरे वायर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने सेक्शन की वजह से हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, बिकॉज ये सेक्शन में भी करंट पास कर रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्वेशन किया था। ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि यहाँ पर मतलब एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया, और इनिशियल स्टेज पे इस चार्ज पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो हमने देखा कि जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो इसके पास कोई भी फोर्स नहीं लगा, तो चार्ज पार्टिकल अपने मन से बढ़िया से आप उसी जगह पे रखा हुआ है, सो कोई दिक्कत नहीं है, वो रखा हुआ है वहाँ पे, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल में कोई भी फोर्स नहीं लगा। लेकिन जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आ गया स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर रीजन से कुछ भी हुआ, पता नहीं कुछ भी गलती से हुआ या कुछ भी हुआ, एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया, जैसे इस चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आ गया ऊपर के डायरेक्शन में, है ना, जैसे इस चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आ गया तो हमारा ऑब्जर्वेशन भयानक हो गया। हमने देखा कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आ गया तो एक्चुअली में इस चार्ज पार्टिकल को इधर स्ट्रेट जाना चाहिए था, मतलब चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट, मतलब सीधा वेलोसिटी आया तो स्ट्रेट जाना चाहिए था। फिर जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता तो नीचे गिरना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाने की वजह चार्ज पार्टिकल अपने पाथ में ऐसे मुड़ गया स्टूडेंट्स। चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने पाथ में ऐसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ गया, मतलब ये पाथ फॉलो किया। बात समझ आया स्टूडेंट्स? हुआ क्या कि हम आपको बोले कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसके पास कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आ गया तो चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से मुड़ गया। बात समझ आया स्टूडेंट्स? ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपने पाथ से ऐसे मुड़ गया स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? अब हमारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये मुड़ा क्यों, तो ऑब्वियसली बात है ये तभी मुड़ेगा जब इसमें कोई फोर्स काम कर रहा होगा। ऑब्वियसली बात है कि तभी मुड़ेगा जब इस पर कोई फोर्स काम कर रहा होगा। तो मान लो ऑब्वियसली बात है जो फोर्स है ये फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो इधर काम कर रहा होगा। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि अगर मान लो कि कोई भी पार्टिकल में, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल में कुछ इधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का काम क्या होता है? पार्टिकल को इधर लेके आना। लेकिन अगर मान लो किसी भी हम सिस्टम में क्या किए, इस पार्टिकल को ऊपर वेलोसिटी दे दिए, मान लो कि ऊपर इसमें फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन हमने वेलोसिटी कहाँ दे दिया? ऊपर की तरफ दे दिया। तो वेलोसिटी का काम क्या होगा कि पार्टिकल को ऊपर लेके जाना, फोर्स का काम क्या होगा? इस तरफ खींचना। तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल जो है ना वो ऐसे मुड़ जाता है। बात समझ गए? पार्टिकल जो है इस तरीके से मुड़ जाता है। क्योंकि समझ आ रहा है बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी है ये इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, फोर्स अपनी तरफ खींचता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? ये ऐसे मुड़ जाता है, मतलब ऐसे मुड़ जाता है। बात समझ आया? अब जब ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस जगह पे पहुंचेगा बच्चों, तो मान लो कि अगर उसके पास फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा, ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी इधर है, तो फिर से वही काम होगा कि फोर्स क्या चाहेगा? उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वेलोसिटी अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो एज अ रिजल्ट ये ऐसे मुड़ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से ये मुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम होता है कि मान लो कि वेलोसिटी ऊपर लगा, तो वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल
ये जो मतलब वेलोसिटी है ये चार्ज पार्टिकल को ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा, तो ये ऐसे मुड़ा, तो ऑब्वियसली ये ऐसे मुड़ा इसलिए होगा कि कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल होगा जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है। बात समझ आया बच्चों हमने क्या कहा? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो ये चार्ज पार्टिकल खींच रहा तभी इसका पाथ कर्व हुआ है ना, ऐसा हम लोग इतना तो हम लोग कंक्लूड किए कि ये समझ आया। लेकिन हमको ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा है मतलब इनिशियल स्टेज पर कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था मतलब वेलोसिटी 0 था उस समय तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आया तभी फोर्स लगा। ऐसा क्यों हुआ? तभी हम लोग बहुत सोचा गया, इस पे बहुत रिसर्च किया गया, ऑयस्टर्ड, आगे बायो-सेवर्ट, लैपलेस, ये सब में आगे इसमें सोच को आगे बढ़ाया, सोचा क्यों ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। जब बहुत सोचा तो कंक्लूजन पे पहुंचा, ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अरे है कि नहीं बच्चों? यस और नो? है ना? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनता है। अब लॉजिकली सोचो कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आप बोलोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? तो आंसर है नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? आप बोलोगे सर क्यों नहीं बनता है? इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए करंट अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर होता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता। ऐसा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर का 2 सेक्शन कंसिडर किया जाए बच्चों, बात समझेंगे, ये ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है, तो ये ए सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन घुसा उतना ही इलेक्ट्रॉन बी सेक्शन से निकल गया। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, बिकॉज जितना घुसा उतना निकल गया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये अपने में सस्टेन करके रखेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर अपने में कोई भी इलेक्ट्रॉन सस्टेन करके नहीं रखता, जिसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। बात समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आ रहे हैं हम क्या बोले? व्हाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अब इसका रीजन, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, जब चार्ज पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं था बच्चों, समझ गए? तो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और करंट कैरिंग कंडक्टर अभी समझे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, उसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इट ओनली प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो इसमें फोर्स 0 लग रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन होना ही नहीं है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो फोर्स है वो 0 लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगा तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज पार्टिकल के पास जैसे इस चार्ज पार्टिकल के पास ऊपर वेलोसिटी आ गया तो चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। यही समझाया ना हम आपको? चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है ना? एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इटसेल्फ प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है ना? मतलब B1 मैग्नेटिक फील्ड बनाया और करंट कैरिंग कंडक्टर B2 मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड है तो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो गया सिस्टम के पास, तो ऑब्वियसली बात है ना कि फोर्स तो लगना है, बिकॉज 2 मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो इंटरेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स मैग्नेटिक इंटरेक्शंस की वजह से बना है। बात समझ गए? 2 मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शंस की वजह से ये फोर्स काम किया। अब ये फोर्स किधर काम करेगा, कब काम करेगा, कैसा काम करेगा, वो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझ पाए कि ये जो फोर्स काम किया ये बेसिकली मैग्नेटिक इंटरेक्शंस की वजह से काम किया। बात समझ गए? ये B1 मैग्नेटिक फील्ड और ये B2 मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से काम किया है ना? और जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्शंस नहीं होता। बात समझ गए ना? लेकिन मैग्नेटिक में इंटरेक्शंस होता है, इस मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से ये फोर्स काम किया, इसलिए इस फोर्स का नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स समझ गए? तो इस फोर्स का क्या नाम दिया गया? ये फोर्स का नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। अरे स्टूडेंट यस और नो कुछ तो बोलो, बात समझ आया हमने क्या कहा है यहाँ पे? यस और नो बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बच्चों। तो दिस इज बेसिकली नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हम लोग यहाँ पे सीखे, तो दिस फोर्स इज अ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बात समझेंगे स्टूडेंट्स? आज पूरा चैप्टर का यहाँ पे ओवरव्यू ही हो रहा है।
तो ये जो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बात समझेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में बेसिकली अगर हम आपको बोले तो इसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में दो चीज हम लोगों को पढ़ना है। एक तो हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स, बात समझेंगे, एक तो हम लोगों को पढ़ना है, अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो एक हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। तो एक पढ़ना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो गुड, है ना। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, एक मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, दो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका मतलब थोड़ा सा हम बताएं, अब आपको समझ आया कि बेसिकली ये फोर्स क्यों लगा। खैर ये वाला हम लोग लिखा भी देंगे हम आपको, लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका ब्रीफ करके हम आपको इसका नोट्स भी दे देंगे, ठीक है ना। तो इसको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिलहाल दिमाग में रखो कि जब चार्ज पार्टिकल, इसमें क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर विल ओनली प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी आने की वजह से अब चार्ज पार्टिकल के पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो फोर्स हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं वो फोर्स मैग्नेटिक इंटरैक्शंस की वजह से है, इसलिए उस फोर्स का नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। दिमाग में आया स्टूडेंट्स बात, यस और नो? यस सर। चलो वेरी गुड। हाँ अब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, डिफरेंट Sir, Ayan wants to enter the meeting. अच्छा, Ayan wants to enter. चलो तो इस तरीके से हुआ बच्चों, है ना। तो अब देखो, अभी हम लोग इसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे, मतलब जो मतलब हमको पढ़ने के लिए, चैप्टर को पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। सो डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स related to magnetism, ऐसे मैग्नेटिज्म ऐसा हो जाएगा। सो डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म ऐसे हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जो हमको ये चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करेगा, तो वो सब चीज़ें पहले हम यहाँ पे पढ़ ले, कुछ स्पेशल पॉइंट्स, राइट बच्चों। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स जो आप सभी को लिखना है, ओके। देखो सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स की अ मैग्नेट कंसिस्ट टू पोल्स। कोई भी जो मैग्नेट होता है वो दो पोल्स कंसिस्ट करता है ना। अ मैग्नेट कंसिस्ट टू पोल्स, क्या क्या होता है बच्चों? टू पोल्स, साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल्स। वेरी गुड स्टूडेंट। नंबर 1 साउथ पोल एंड नंबर 2 नॉर्थ पोल, ऐसा होता है, नॉर्थ पोल। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोले कुछ ऐसे कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आपके पास यहाँ एक मैग्नेट है, राइट, और दिस इज बेसिकली अ नॉर्थ पोल और यहाँ बेसिकली साउथ पोल है, राइट। अब हम इस मैग्नेट को क्या किए ना, यहाँ से ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से और यहाँ से कुछ ऐसे हम इसको तोड़ दिए। जैसे हम इसको तोड़ देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा? नहीं सर, नहीं। क्या क्या होगा, जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो हाँ, तो इस तरीके का होता है। तो इसका मतलब हम लोगों को समझ में आया बच्चों कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। मैग्नेटिक मोनोपोल ऐसा हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझ पाए। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ।
खैर हम लोग यहाँ पे करंट एलिमेंट हम दोनों चीज़ों को साथ साथ बता देंगे इस चैप्टर में, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दोनों साथ साथ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट करते हैं बच्चों पोल स्ट्रेंथ, राइट, पोल स्ट्रेंथ। अभी पोल स्ट्रेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा बात को समझेंगे हम लोग सभी को, राइट। पोल स्ट्रेंथ ये बेसिकली होता क्या है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लॉजिकली कुछ चीज़ों को समझ पाओगे तो आपको पता है कि अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये +2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ से तो हमको ये समझ में आया ना कि प्लस मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इससे तो हम ये आइडेंटिफाई कर दिए कि पॉजिटिव चार्ज, ये 2 कूलम क्या बता रहे हैं, ये 2 कूलम ये बता रहे हैं कि कितना उसका वैल्यू है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। सिमिलरली कोई भी मैग्नेट में हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, लेकिन कितना नॉर्थ पोल है और जो अमाउंट ऑफ नॉर्थ पोल काम करेगा, जैसे कि इसका 2 कूलम्ब होता है, उसके 2 होता है, 3 होता है, दैट कैलकुलेशन इज बेसिकली नोन एज पोल स्ट्रेंथ। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पोल मतलब नॉर्थ या साउथ पोल, स्ट्रेंथ उसका वैल्यू, पोल स्ट्रेंथ। बात समझ गए, तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, तो पोल स्ट्रेंथ समझ आया बच्चों कि पोल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है। तो हाँ, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स की अमाउंट ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल। बात समझेंगे, अमाउंट ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट, एग्जिस्ट्स इन अ मैग्नेट। स्पेलिंग वगैरह गलत होगा तो आप कंसिडर कर लोगे बच्चों। अमाउंट ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट इन अ magnet is called its pole strength। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ नाम से जानते हैं, पोल स्ट्रेंथ, राइट, पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ को मतलब जो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि कितना नॉर्थ पोल, तो उसको जनरली हम लोग m से लिखते हैं बच्चों। जैसे कि देखो, अगर हम आपको यहाँ बताएं दिस इज अ नॉर्थ पोल, तो सपोज कि इसका कितना पोल स्ट्रेंथ मतलब कितना काम करेगा, तो इसको हम लोग m से जानते हैं। तो m बेसिकली हम लोग लिखते हैं कि उतने पार्ट में कितना करंट बह रहा है और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं हम लोग करंट इनटू लेंथ, है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज करंट इनटू लेंथ, है ना, करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कुछ इस तरीके से, है ना। तो करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो SI यूनिट्स होगा बच्चों, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, SI यूनिट। करंट को हम लोग लिखते हैं एम्पियर्स में और लेंथ को हम लोग लिखते हैं मीटर में, ऐसा। तो बेसिकली इसको हम लोग एम्पियर मीटर लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ को, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पोल स्ट्रेंथ के बारे में हो गया, ठीक है ना, ऐसा यूनिट इज एम्पियर मीटर। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो आप समझ लो कि लेंथ है क्या। सपोज दिस इज अ नॉर्थ पोल और इसमें कितना करंट बह रहा है और इसका जो नॉर्थ पोल तक का जो लेंथ होगा, है ना, इसको हम लोग बेसिकली करंट इनटू लेंथ से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये कुछ हो गया। इसमें मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को यहाँ पे समझना है, 4th पॉइंट, बात समझेंगे बच्चों। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हम लोग जानते हैं नोन टर्म से। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, repel each other, while unlike poles attract each other, while unlike poles attract each other, unlike poles attract each other, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, attract each other, attract each other, like poles repel each other while unlike poles attract each other, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। like poles repel each other and unlike poles अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम लोग जानते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास अगर नॉर्थ पोल है, तो आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपल्सन होगा स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली इधर रिपल्सन और ये दोनों पोल्स एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास साउथ पोल्स होंगे, राइट, तो बेसिकली हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो ये तुम्हारे पास साउथ पोल और ये भी तुम्हारे पास साउथ पोल, कुछ इस तरीके से। तो साउथ एंड साउथ भी रिपल्सन होगा स्टूडेंट्स। जैसे मान लो यहाँ रिपल्सन और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिपल्सन, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन एंड साउथ क्या होगा स्टूडेंट्स, तो रिपल्सन, ऐसा हो जाएगा, रिपल्सन, राइट। नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन, साउथ साउथ रिपल्सन। अब उसके बाद स्टूडेंट बात समझोगे,
अगर मान लो उसी की जगह पे अगर यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रहा और यहाँ पे अगर तुम्हारे पास साउथ पोल रहा, मतलब ये लाइक पोल्स आ गया, तो लाइक पोल्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को पता है अट्रैक्शन हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स हमेशा, ये जो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल लिख रहे हैं ना, देख रहे हो, तो ये डब्बा को हम बंद नहीं कर रहे हैं। ये डब्बा को बंद नहीं करने का पीछे ये रीज़न है क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ओपन करके हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि पीछे कहीं साउथ पोल है, ठीक है ना। तो ये भी अगर आपको कभी भी एग्जामिनेशन में ऐसे कोई लिखने का मौका बने तो ज़रूर आपको भी ऐसे ओपन करके लिखना है ना, जो ये बताएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं पे साउथ पोल अवेलेबल है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये समझ आया, ठीक है। चलो बच्चों देखो ध्यान से। अब क्या, यहाँ पे तो हम लोग को ये सब चीज़ समझ आया कि हाँ भाई कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक आता है टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये भी हम लोग को यहाँ पे समझना है ना, 5th पॉइंट इसका। चैप्टर से पहले ये सब पैरामीटर्स का जानकारी हमको होना जरूरी है। तो 5th पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोल सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड देखो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो क्या आपको बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है। अरे यस और नो, अरे याद है नहीं याद है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे तो ये फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ होगा, बिकॉज चार्ज पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस होगा। इसका मतलब कितना मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो बेसिकली उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड नहीं, फील्ड कैसे बोलेंगे, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स acting per unit pole strength in a magnet, in a छोड़ो ना, ज़्यादा कंफ्यूज कर स्टेटमेंट को, इन अ मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे समझ आया स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, B इज इक्वल टू फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ, मतलब F बाई एम लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स, है ना, तो फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ। तो फटाफट बोलिए इसका, अगर SI यूनिट्स हम लोग अगर बोलते हैं तो आपको पता है कि पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट कितना लिखे थे हम लोग, तो SI यूनिट्स आपको समझ आ रहा है कि इसको लिख सकते हैं करंट का एम्पियर, और ये हो गया मीटर, एम्पियर मीटर हो जाता है। और यहाँ पे इसका SI यूनिट कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखोगे, फोर्स का लिखते हैं न्यूटन और नीचे में एम्पियर मीटर, मतलब पर एम्पियर पर मीटर ऐसा बोल सकते हैं। और 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला, ऐसे हो जाएगा 1 टेस्ला। इसको हम लोग T से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। CGS यूनिट कितना हो जाएगा, CGS यूनिट इज गाउस, इसको हम लोग बोलते हैं गाउस, GOUSS, ठीक है ना। और याद रखिएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम लोग इसका यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इसको ना एक हम लोग वेबर के टर्म पे भी लिखते हैं, तो जो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप सोचो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, B इनटू A। तो यहाँ से अगर B को बाहर निकाल दे तो ये बेसिकली 5 बाई A हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो 5 बाई A।
अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग वेबर से, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो ये भी एक यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स बात समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. चलो गुड, है ना। तो यहाँ पे तुम लोगों के पास ये टर्म हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा जो होगा ना, ये पूरा बेसिक्स हो गया तुम्हारा मैग्नेटिज्म का। इसमें और भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स करंट एलिमेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, करंट एलिमेंट, बिकॉज इसे हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक। सो यू ऑल प्लीज नेक्स्ट पुट ए हेडिंग नंबर 6 करंट एलिमेंट। लिखो बच्चों, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट इस तरीके से। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों, राइट। करंट एलिमेंट, अब ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ये देखोगे ध्यान से, तो ये तुम्हारे पास एक बेसिकली करंट एलिमेंट है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है। इसमें एक छोटा सा, मान लो कि यहाँ पे करंट ऐसे पास कर रहा है आई, तो इसमें जो हम छोटा सा जो एलिमेंट कंसिडर करेंगे इस करंट कैरिंग वायर का, जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे बच्चों, मान लो कि दिस सेक्शन इज ए एंड दिस सेक्शन इज बी। ये जो छोटा सा लेंथ है, इस लेंथ को जो छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किए, मतलब इस पूरे कंप्लीट वायर का, तो ये छोटा सा लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, तो करंट एलिमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो करंट एलिमेंट को जनरली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो करंट इनटू लेंथ, मतलब आई इंटू डी एल, मतलब इस वायर में कितना करंट बह रहा है और एलिमेंट का लेंथ कितना है, तो डी एल है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट करंट एलिमेंट स्टूडेंट्स, राइट। तो हम लोग करंट एलिमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। अब क्या होता है बच्चों कि करंट एलिमेंट जो होता है, करंट एलिमेंट, ओके, करंट एलिमेंट बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, राइट। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शंस होना चाहिए। तो डायरेक्शंस कहाँ पे होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट एलिमेंट इस तरीके से अगर लिखना है तो इसको हम लोग बेसिकली आई इंटू डी एल लिखते हैं। तो जहाँ पे डी एल बेसिकली जहाँ डी एल का डायरेक्शन होता है ना, मतलब करंट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, वही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका करंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा है, तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, है ना। मतलब ऊपर की तरफ कुछ ऐसे करंट एलिमेंट डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ये डी एल का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो समझ गए, दिस इज द डी एल का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको वेक्टर लिख सकते हैं, करंट एलिमेंट इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं इस तरीके से। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट, the direction of current element is in the direction of current, is in the direction of current, is in the direction of current, the direction of current element is in the direction of current। जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शंस में होगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स, है ना। और इसका एसआई यूनिट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एसआई यूनिट्स का बात करेंगे तो आपको समझ आ रहा है एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर, ठीक है ना, इसको एम्पियर मीटर लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, पहले बताओ। तो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ स्टार्ट करें। नो सर, कोई डाउट नहीं। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, ओके। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे बायो-सेवर्ट लैप्लेस लॉ। सर बोला पेज थोड़ा लगाते ना, लास्ट फ्लोर नहीं लिखे। अच्छा, ओके। देख लो।
हो गया स्टूडेंट्स? अनमोल डन? हाँ सर। हो गया ना? चलो अनमोल देखो ध्यान से, चलो देखो, देखा ये खाली दर्शन देने के लिए आता है। क्लास के बीच में भाग जाता है ये। बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगला जो टारगेट है ये हम लोग यहाँ पे बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ करेंगे। ओके ओके देखो, बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ, शॉर्ट में इसको बीएसएल लॉ भी बोलते हैं। अब देखो ये बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ कहता क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं ध्यान से, राइट? ये बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ क्या कहता है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, राइट? देखो बच्चों, तो बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एक करंट कैरिंग वायर होगा, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली द करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे बेसिकली आई करंट बह रहा है फॉर एग्जाम्पल। ओके, बायो-सेवर्ट लैपलेस लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एक करंट कैरिंग वायर होगा और इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लिए, दिस इज बेसिकली डीएल, राइट? दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, इसका छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लिए जिसको हम लोग बोले डीएल। ओके, और हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे पूरे वायर के लिए नहीं बात करेंगे, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे ये छोटे से एलिमेंट की वजह से बात करेंगे, ठीक है ना? ये छोटा सा एलिमेंट जो है उसकी वजह से, तो एक छोटा सा जो एलिमेंट है उसकी वजह से अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे मैग्नेटिक फील्ड बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये पोजीशन पे है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड बना, मान लो कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीवी, जो कि करंट एलिमेंट से कुछ आर डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो ऐसा देखा कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दोगे बच्चों, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट एक्सपेरिमेंटली सीन एज, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा बात? ऐसा देखा गया कि dB इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। सबसे पहले ये जो करंट जो इस कंडक्टर में बह रहा है ओके, ये करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा है, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये जितना ज़्यादा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है उतना ज़्यादा है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो उसके बेस पे ये लिख दिया गया स्टूडेंट्स, है ना, dB इज़ प्रोपोर्शनल टू I, पहला चीज़। ओके, दूसरा ये देखा गया स्टूडेंट्स कि जो dB है, ये जो dB है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू DL, मतलब हम लोग बोले कि ये जो एलिमेंट जिसकी वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, इस एलिमेंट का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा होगा, ये एलिमेंट का लेंथ जितना बड़ा होगा, तो जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। पहले ये दो चीज़ देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। और एक बात ये देखा गया कि एलिमेंट से जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये एलिमेंट से जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना है, वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऑब्वियसली बात है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, कूलम्स लॉ के जैसा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि dB इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस तरीके से। तो एक तो ये ऑब्जर्व किया गया, दूसरा इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व किया गया, ये जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, है ना, मतलब ये भी देखा गया क्रॉस। याद रखिएगा ये पूरे चैप्टर में हम डॉट मतलब आउटवर्ड बोलेंगे,
ठीक है, और क्रॉस मतलब हम लोग इनवर्ड बोलेंगे, पूरे चैप्टर में एकदम रट लो, है ना, ये मेरा एजम्पशन होगा, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा, एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा बच्चों, है ना, कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, इज ऑब्जर्व्ड in this case experimentally as inward, ऐसा देखा गया, ठीक है ना, ऐसा ऑब्जर्व करा गया, ठीक है ना, बायो-सेवर्ट लॉ ये सब एक्सपेरिमेंटली देखे। अब इन तीनों को कंबाइन किया गया, तो कंबाइन करा गया क्योंकि फॉर्मूला बनाना था उसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो कंबाइनिंग दीज थ्री, ये तीनों को कंबाइन कर दिए, दीज थ्री बच्चों। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आया कि डी बी इज प्रपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं, आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। तो डी बी इज प्रपोर्शनल टू आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो डी बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज अ कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज कॉन्स्टेंट, ये एक कॉन्स्टेंट है। जहाँ पे ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। अगर आपको याद होगा तो हम लोग परमिटिविटी पढ़े थे, याद है स्टूडेंट्स? हाँ सर। परमिटिविटी पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम परमिएबिलिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इस तरीके से, ऐसा यूनिट्स, ठीक है ना, ऐसा यूनिट में ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे पता चला, लेकिन इतना पता करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमको इसका वेक्टर फॉर्म ढूंढना है, राइट। देखो वेक्टर फॉर्म किस, तभी हम लोग इसको मतलब एक्चुअली में इसको प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टास्क इज टू डिस्कस द वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स, राइट, कि देखो वेक्टर फॉर्म हम लोग किस तरीके से ढूंढे इस पर। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको समझ आएगा कि वेक्टर फॉर्म ढूंढना है, तो वेक्टर फॉर्म कैसे ढूंढे। तो देखो बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वेक्टर फॉर्म कैसे ढूंढेंगे, बात को समझेंगे सभी कोई ध्यान से। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ढूंढने का, वेक्टर फॉर्म ढूंढने का, राइट। सो देखोगे तो क्या करेंगे, इसी ऊपर वाले ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे लिखा था, डी बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो आपको यहाँ पे दिखा, राइट। यहाँ पे आई है और यहाँ पे हमने क्या किया ना कि यहाँ पे इसको डी एल को, क्योंकि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट है, तो डी एल है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। और नीचे में जो तुम्हारे पास आर वेक्टर है, मतलब आर स्क्वायर है, उसको आर वेक्टर का होल स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे एक आर वेक्टर और एक आर वेक्टर्स का मॉड्यूलस से हम लोग इसको डिवाइड और मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। इस तरीके से हम लोग कुछ इसको किए। अब जैसे ही हमने इसको किया बच्चों, ध्यान दोगे, तो डी बी इज इक्वल टू, डी बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, बात को समझेंगे, आई डिवाइडेड बाई मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से हुआ, है ना, ये आर स्क्वायर नीचे का ये क्यूब हो गया। अब आप देखिए ये दोनों डी एल और आर, ये दोनों से हमको काम करना है, ठीक है। नीचे का तो स्क्वायर और नीचे का एक मिलके वो क्यूब होके हम लोग उसको लिख दिए। अब लॉजिकली समझना स्टूडेंट्स कि ये डी एल भी वेक्टर है, ये आर भी वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर होना चाहिए, समझ गए ना। इन दोनों को कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कि वो वेक्टर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि दो क्रॉस ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर होता है, राइट, ये वेक्टर होता है, हम लोग ये पता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करेंगे तो ये बेसिकली स्केलर होता है स्टूडेंट्स, है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब डी एल और आर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बात समझ गए। और अगर हम लोग बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एक और बात जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हम लोग को ये बात पता है,
है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है ना। तो बेसिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। लेकिन यहाँ पे डी एल और आर है तो इसको क्या लिखेंगे हम, डी एल क्रॉस आर लिखेंगे कि आर क्रॉस डी एल लिखेंगे, है ना। तो ये जो डी एल क्रॉस आर होगा कि आर क्रॉस डी एल होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्शन पे। किसके डायरेक्शन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, बिकॉज डी एल क्रॉस आर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस एक्सपेरिमेंटली एज इनवर्ड। तो ये अंदर की तरफ है, ये आप देख पा रहे बच्चों, ये अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, डी एल क्रॉस आर लिखेंगे, आर क्रॉस डी एल लिखेंगे, कैसे डिसाइड होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखिए आपका जो डी एल का डायरेक्शन है, तो डी एल का डायरेक्शन कहाँ पर है, तो उसको थोड़ा पहले हम डायग्राम में अगर मार्क कर दें तो आपका जो डी एल का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, तो डी एल का डायरेक्शन कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एल स्टूडेंट्स, है ना। ये डी एल वेक्टर का डायरेक्शन है और ये तुमको आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि दिस इज बेसिकली द आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है और ये डी एल वेक्टर है। तो डी एल क्रॉस आर होगा कि आर क्रॉस डी एल होगा। तो अगर हम लोग डी एल क्रॉस आर करेंगे, देखो अपने कर्ल ऑफ फिंगर राइट हैंड का जो कर्ल ऑफ फिंगर है उसको अगर डी एल से आर की तरफ घुमाएंगे तभी मेरा थंब अंदर की तरफ आएगा बच्चों। डी एल क्रॉस आर को जब हम लोग क्या करेंगे, मतलब डी एल से आर की तरफ घुमाएंगे तभी मेरा थंब अंदर की तरफ होगा। अगर आर से डी एल की तरफ घुमाते हैं बच्चों, बात समझेंगे, आर से अगर डी एल की तरफ ऐसे घुमाते हैं बच्चों तो सिचुएशन में आपका थंब आउटवर्ड आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इसका मतलब डी एल से आर की तरफ घुमाना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे आंसर में डी एल क्रॉस आर होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग उसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं बच्चों कि डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, बात को समझेंगे सभी कोई, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, कुछ इस तरीके से। अरे बच्चों समझ आया आपको, यस और नो, प्लीज कंफर्म इट वंस कि बेसिकली कैसे किए, यस सर, है ना। हाँ, तो दिस इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्म, ये है आपके पास वेक्टर फॉर्म। तो हमने इसको कैसे घुमाया था, डी एल से आर की तरफ ऐसे, तभी मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हुआ, ठीक है ना। खैर हम अभी आपको स्पॉटलाइट ऑन करके समझा देंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। दिस इज बेसिकली वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म हमको समझ में आया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज़ होगा बच्चों, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मैग्नीट्यूड्स के बारे में, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड्स सबसे पहले, सो मैग्नीट्यूड बेसिकली हम लोग कैसे, इसके बारे में क्या बताएं, तो आप देखो बच्चों ध्यान से, है ना। तो हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पे मॉड डी बी, कुछ इस तरीके से, मॉड्यूलस ऑफ डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, कुछ इस तरीके से। तो आई बाई मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से हुआ। अब डी एल आर लिखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो डी एल और आर, और आपको पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, बोलो। तो अगर आपको याद होगा तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता है। तो थीटा बेसिकली क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसमें भी हमको ए बेसिकली डी एल और आर के बीच का एंगल मानना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ से डी एल और आर के बीच का एंगल देखो, ऊपर देखिए स्टूडेंट्स। तो आपको पता है डी एल और आर के बीच का एंगल अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा कंसिडर कर लिए तो आपको समझ में आया डी एल वेक्टर और यहाँ पे आपके पास आर वेक्टर और यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये आर और एक क्यूब कट के स्क्वायर हो गया। तो फाइनली हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को बोल सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस तरीके से बात को समझोगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको बोलेंगे आई डी एल साइन अल्फा बाई आर स्क्वायर, आई डी एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं बच्चों, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स बात समझ आया, यस और नो, कुछ बोलो। यस सर, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स, है ना। अब हम लोग को ये समझ आया कि हाँ भाई कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्शंस के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्शंस कैसे इसको निकाला जाए। तो अभी तो आपको समझ में तो आया, डायरेक्शन डिफाइन करने का तरीका बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है,
ठीक है ना। जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका जानते हैं, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने का तरीका लगा लो तो आप डायरेक्शन दिखा सकते हो। तो बेसिकली हमने कौन सा रूल लगाया, तो हमने लगाया राइट हैंड थंब रूल स्टूडेंट्स। कौन सा रूल, तो राइट हैंड थंब रूल, इसको हमने यूज़ किया स्टूडेंट्स, थंब रूल, बात समझेंगे बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या लगाया डायरेक्शंस में, तो आपको पता है कि कर्ल ऑफ फिंगर, बात समझेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंड है ना, कर्ल ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंड जो होगा, कर्ल ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंड मस्ट बी केप्ट, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, मस्ट बी केप्ट in the direction of dl to r, मतलब dl वेक्टर टू r वेक्टर, dl से r की तरफ हम लोग क्या करेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर को प्लेस कर देंगे बच्चों, है ना। कर्ल ऑफ फिंगर ऑफ द राइट हैंड मस्ट बी केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ dl to r, dl से r की तरफ प्लेस कर देंगे। तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास थंब होगा स्टूडेंट्स, thumb will represent direction of मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स। तो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। बात समझ आया बच्चों, अरे यस और नो? यस सर। चलो गुड। अब देखो थोड़ा स्पॉटलाइट फीचर ऑन करके हम आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कि आपको समझाना क्या चाहते हैं हम, राइट। सो जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। देखो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो आपको दिख रहा है बढ़िया से स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। हाँ चलो देखो ध्यान से, तो हम आपको ये बताना चाहे, बात समझेंगे स्टूडेंट्स सभी कोई। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, हम बता रहे हैं आपको, सुनेंगे ध्यान से सभी कोई, ओके। सो बेसिकली क्या बोले कि हम लोग, हमारे पास यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको दिख रहा है, इस पे करंट सपोज हमारे पास I बह रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया, जिस एलिमेंट को हमने DL बोला। तो इस एलिमेंट की वजह से हम लोग को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये R है, तो यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो जैसे कि हम आपको बताए अभी, समझाए कि हमको जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नोन हुआ वो अंदर के डायरेक्शन में हुआ, मतलब क्रॉस। तो जो बेसिकली क्या बता रहा है, इनवर्ड। हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखे, है ना, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हुआ। तो हम आपको समझाए बच्चों अभी कि सपोज कि अगर आपके पास DL का डायरेक्शन, ये DL का डायरेक्शन है, क्योंकि जहाँ करंट बहता है तो DL भी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या समझाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास DB था, DB इज इक्वल टू कितना, तो μ0/4π ऐसा था हमारे पास स्टूडेंट। और हम आपको क्या बोल रहे थे कि I/mod R वेक्टर का होल क्यूब, कुछ ऐसे आप लिखे थे। फिर यहाँ पे आपने लिखा था स्टूडेंट्स कि बेसिकली mod DL वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास एक था mod R वेक्टर स्टूडेंट्स, था ना, ओके। तो एक mod DL वेक्टर था और एक mod R वेक्टर था। तो क्योंकि ये वेक्टर है तुम्हारा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। तो बिकॉज कोई भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको आप क्या करोगे, DL क्रॉस R करोगे कि R क्रॉस DL करोगे? तो ये सवाल हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, राइट। तो तभी हमने देखा कि हमारे पास DL इधर है, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल के हिसाब से देखा। तो अगर हम DL से R की तरफ घुमा रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, देखो DL से R की तरफ अगर घुमाएंगे, किसको, राइट हैंड को, DL से R की तरफ। तो देखो बच्चों, ये देखो, ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, आपको वो लेफ्ट हैंड फील होता होगा, लेकिन मेरे रेफरेंस में देखोगे तो ये मेरा राइट हैंड है। कौन सा हैंड है स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए? राइट हैंड। ये मेरा राइट हैंड है, ओके स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड है, तो अगर मेरा ये राइट हैंड है स्टूडेंट्स, तो हम इसको बेसिकली कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है ये दिस इज DL, तो ये हमारे पास DL। तो अगर DL से, मेरे रेफरेंस में देखना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, DL से R की तरफ घुमाए DL से R की तरफ, बात समझ आ रहा है बच्चों? DL से R की तरफ, DL से, देखो यहाँ पे DL से R की तरफ घुमाएंगे, तो मैं थंब कहाँ गया, मेरे आंख से देखो, थंब कहाँ गया, अंदर की बाहर? अंदर गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें आइडेंटिफाई किए, तो हम लोग को समझ में आया कि फॉर्मूला DL क्रॉस R होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, तो DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर होगा यहाँ पे, इसके बाद इस जगह पे।
क्रॉस आर होगा। सोचो अगर आर क्रॉस डीएल करते तो ऑब्वियसली आर क्रॉस डीएल में मैच नहीं करता, तो इसका मतलब आर से डीएल की तरफ घुमाते तो थंब तो मेरा आउटवर्ड हो गया, लेकिन मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस विल बी डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, तो ऐसे हम लोग सिस्टम को समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट, तो हम स्पॉटलाइट फीचर बंद करते हैं, राइट? ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों को समझ आया। तो बेसिकली ये तरीका होता है और हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम्स को ये मतलब बायो-सेवर्ट लॉ करते हैं, ठीक है ना? समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, और ये डायरेक्शंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, राइट? तो दिस इज द, अब अगले क्लास में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे और फिर हम लोग फर्दर